Hello students, welcome to my YouTube channel New Age Coaching, and today I am going to discuss a new chapter of social science, and the subject is social and political life, that is civics and political science. And the lecture session is for class 8th students which are following the syllabus of CBSE and NCERT. ठीक है बच्चों, तो मैं जो देख रहा हूँ ये जो चैप्टर 9 है, नेम ऑफ द चैप्टर इज पब्लिक फैसिलिटीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटी का मतलब आप क्या समझते हो, ज़रा सोच करके बताओ। अच्छा, जैसे थोड़ी देर को करते हैं ना कि मैं और तुम मार्केट चलते हैं, तो अगर हम बाजार की तरफ जाते हैं तो सड़कों पर जाते हैं, सड़कों से होकर के जाते हैं। तो सड़कें कौन बनाता है? किसकी एडमिनिस्ट्रेशन में सड़कें बनती हैं? सरकार की तरफ से बनती हैं। अगर हम चौराहों पर स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं, तो ये भी सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं। शहरों में जो बसें चलती हैं उसमें से भी बहुत सारी बसें सरकारी होती हैं। शहरों में जो स्कूल्स होते हैं, अस्पताल होते हैं, हम सब लोगों के घर पर ये जो पाइपलाइन से पानी पहुंचता है ये भी तो सरकारी नल से ही आता है ना। बिजली की व्यवस्था, that is also government controlled. So all these are public facilities. ये सारी की सारी क्या है? पब्लिक फैसिलिटी हैं। अच्छा, ज़रा हम लोग अब चैप्टर के कंस्ट्रक्ट्स पर गौर करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया गया है कि अमू एंड कुमार आर ट्रेवलिंग थ्रू चेन्नई इन ए बस। एज दे गो अराउंड द सिटी दे ऑब्जर्व द वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेन्नई। अमू और कुमार, एक लड़की है और कुमार नाम का लड़का है, ये दोनों चेन्नई में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और एक बस में बैठ करके शहर में जा रहे हैं। और जब ये शहर में जा रहे होते हैं तो 4 अलग अलग लोकेशंस पर ये वाटर फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं? ये देखते हैं एक जगह पे जहाँ पर एक गाड़ी आई हुई है और लोग घरों से बाहर निकल करके उस गाड़ी से, उस टैंकर से पानी ले रहे हैं। दूसरी जगह देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे और महिलाएं अपने अपने वाटर वेजल्स, पानी वाले बर्तनों को लेकर के खड़े हैं, इकट्ठे हैं कि हाँ वहाँ पर उन्हें पानी मिलेगा, है ना। तो इसी तरह के अलग अलग सिचुएशंस वो देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देख करके यही पता चलता है कि चेन्नई में पीने के पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं फिर से। सो यू हैव सीन द 4 सिचुएशंस इलस्ट्रेटेड अबव। बेस्ड ऑन दीज व्हाट इम्प्रेशंस डू यू गेट ऑफ द वाटर सिचुएशन इन चेन्नई? तो नेचुरली आपके मन में चेन्नई में जो पीने के पानी की स्थिति है उसके बारे में कुछ बहुत बढ़िया इम्प्रेशन नहीं आएगा। नाउ यू हैव टू पिक आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड्स यूज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अलोंग साइड। अब आपको एक और भी काम करना है कि इन लोगों को अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से मिलता है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नोट करना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट इन योर व्यू इज सिमिलर एंड व्हाट इज डिफरेंट इन सुब्रमण्यम्स एंड पद्माज एक्सपीरियंसेस। तो मैं देख रहा हूँ कि पद्मा के एक्सपीरियंस में तो ये दिख रहा है कि काफ़ी सारी महिलाएं बर्तनें लेकर के, बड़े बड़े घड़े, मिट्टी या धातु के बर्तन लेकर के खड़े हैं कि हाँ यहाँ पर पानी का टैंकर आएगा तो वो इकट्ठा करके ले जाएंगे, है ना। और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस सुब्रमण्यम का भी होगा। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द वाटर सप्लाई सिचुएशन इन योर एरिया। आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पर वाटर सप्लाई, पीने के पानी की वाटर सप्लाई की सिचुएशन क्या है? क्या आपका अपना सबमर्सिबल सेट लगा हुआ है, बोरिंग सेट लगा हुआ है? डू यू ओन ए चापाकल? या आपके घर में भी सरकारी नल से पानी की सप्लाई आती है? या आपका आसपास में कोई कुआं है जहां से आप पानी लेकर के आते हो? आपके शहर में नदियां हैं कि नहीं? आपके शहर में बड़े बड़े वाटर टैंक सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है या नहीं? कुछ और बातें भी। Why does water flow in a trickle in summer in most places in India? Find out.
तो ये एक बड़ी समस्या के बारे में है जिसमें हमें सुनने को आता है अखबारों में, टीवी में भी कि इस शहर में पानी का स्तर नीचे चला गया है, लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। दिल्ली में भी ऐसा होता है, मेरे ख्याल से और भी बड़े-बड़े शहरों में होता है, पटना में भी होता है। तो गर्मियों में ही ऐसा क्यों होता है? यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजंस। यू हैव टू डिस्कस, आपको क्या डिस्कस करना है? इज देयर ए जनरल शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एवरीवन इन चेन्नई? कैन यू थिंक ऑफ टू रीजंस व्हाई डिफरेंट पीपल गेट वायरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर? तो क्या चेन्नई में सारे लोगों को ही पानी की सप्लाई की दिक्कत होती है, या ऐसा है कि आप वहाँ के दो तरह के सिचुएशंस के बारे में सोच सको कि कुछ लोगों को पानी की सप्लाई, पानी के शॉर्टेज की दिक्कत महसूस होती है और कुछ लोगों को दिक्कत महसूस नहीं होती। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इस चैप्टर पर फिर से कंटिन्यू करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। व्हाट इज द वाटर सप्लाई स्टेटस एंड पीपल, व्हाट अबाउट पीपल ऑफ चेन्नई? चेन्नई में लोगों की स्थिति क्या है, चेन्नई में वाटर सप्लाई की सिचुएशन क्या है? सो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक मिस्टर राम गोपाल live in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by generous spraying of water. Bungalows here have tap water for major part of the day. On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for his house. तो यहाँ बताया जा रहा है कि मिस्टर राम गोपाल जो कि अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं, वो सरकार में एक बड़े ऑफिशियल पोजीशंस पर हैं। उनका जो लिविंग एरिया है, जो उनका रेजिडेंशियल लोकेशन है, वहाँ पर काफ़ी हरियाली है, और ये हरियाली, ये पेड़ पौधों की जो हरियाली है या उनका जो लॉन है, ये कैसे मेंटेन किया जा रहा है? वहाँ पर जम करके पानी का स्प्रे किया जाता है, स्प्रिंकलर से, पाइपलाइन से। उनके बंगले में दिन भर नल का पानी खुला ही रहता है, वहाँ दिन भर नल के पानी की सप्लाई है। और कभी कभी अगर पानी की सप्लाई सही ना हो तो मिस्टर राम गोपाल एक ऑफिसर को, एक अधिकारी को फ़ोन करते हैं जो कि म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में है, और वहाँ से तुरंत में ही एक वाटर टैंकर वहाँ पर उनके घर के लिए आ जाता है, जिससे उनकी वाटर की नेसेसिटी पूरी हो जाती है। तो क्या पता चला कि बीइंग ए सीनियर ऑफिशियल, बीइंग ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिस्टर राम गोपाल को अन्ना नगर चेन्नई में पानी की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। ही गेट्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, जितनी उनको ज़रूरत होती है उतनी की उतना पानी उन्हें मिल जाता है। सो नाउ लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यम्स अपार्टमेंट इन माइलापुर सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज. This area gets municipal water once in 2 days. Point to be noted. Municipal water once in 2 days. This area gets municipal water in once in 2 days. A private borewell meets some of the residents' water needs. Borewell water is, however, brackish, so the residents use it in their toilets and for washing. For other uses, water is purchased from tankers. Subramaniam spends up to ₹500-600 rupees per month on buying water from the tankers. For drinking water, residents have installed water purification systems in their homes. तो ऊपर में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा मिस्टर राम गोपाल का, जो अन्ना नगर चेन्नई में थे. नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द एग्जाम्पल ऑफ सुब्रमण्यम्स अपार्टमेंट इन माइलापुर. तो यहाँ पर पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी है. इस एरिया को म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई मिलती है दिन भर में 2 दिनों में एक बार. मैंने कहा था ना नोट करने के लिए. अच्छा, यहाँ पर एक प्राइवेट बोरवेल मीटर भी लगा हुआ है, तो उस बोरवेल से यहाँ के लोगों को थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है. हालांकि ये जो पानी है ये साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा पीने के लायक नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग इसे टॉयलेट के लिए, कपड़े धुलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर अदर यूजेज दे हैव टू परचेज वाटर फ्रॉम टैंकर्स. बाकी कामों के लिए उन्हें
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो टैंकर की सप्लाई आती है उससे इन्हें पानी खरीदना होता है। और इस वजह से सुब्रमण्यम को महीने में 500 से 600 रुपये हर महीने खर्च करने होते हैं जब वो उसे टैंकर से पानी खरीदना होता है। वन मोर थिंग, फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स इन देयर होम्स। और पीने के पानी के लिए तो इन्हें टैंकर के पानी को ले करके इन्हें दोबारा से अपने घर में वाटर प्यूरिफायर सिस्टम से पानी को प्यूरिफाई करना होता है, तब जाकर के पी पाते हैं। तो ये दूसरी सिचुएशन भी हम लोगों ने देख ली। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, शिवा लिव्स इन ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए हाउस इन मडियापक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 days। क्या लिखा है? वंस इन 4 days। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन व्हाई शिवा can't bring his family to Chennai. For drinking, शिवा buys bottled water. अब शिवा की कहानी क्या है कि वो मडईपक्कम में एक मकान में फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और उसे पानी कैसे मिलता है? उसे जो सप्लाई का पानी मिलता है 4 दिनों में एक बार मिलता है। और पानी की कमी की प्रॉब्लम यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि शिवा अपनी फैमिली को चेन्नई में नहीं ला पा रहा। उसने अपनी फैमिली को गांव में ही छोड़ा हुआ है, वह यहाँ पर अकेला रह रहा है। और जब शिवा को पीने के पानी की बात करते हैं तो शिवा को बोटल्ड वाटर पर डिपेंडेंट होना रह पा रहा है। वन मोर सिचुएशन, एक और ऑब्जर्वेशन। पद्मा वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्प इन साइडापेट एंड लिव्स इन द नियर बाई स्लम। शी पेज ए रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हटमेंट, which has neither a bathroom nor a tap connection. For 30 such hutments, there is a common tap at one corner, in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. A family gets to fill a maximum of 3 buckets within this time. That same water is used for washing and drinking. In summer, the flow becomes a trickle, so that one family gets water only at the cost of another. So people have to wait long hours for water tankers. तो चौथे सिचुएशन में क्या है कि पद्मा जो है लोगों के घरों में बाई का काम करती है, डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है और वो साइदापेट में रहती है। साइदापेट के आसपास में ही एक स्लम में रहती है। स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहती है। वहाँ भी वो उसे अपनी झुग्गी झोपड़ी के लिए 650 रुपये हर महीने पे करने होते हैं। उसके पास में ना ही बाथरूम है और ना ही कोई नलके का कनेक्शन है। और इस तरह की जो 30 हटमेंट्स हैं, 30 झोपड़ियाँ हैं, टेम्पररी घर जो हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में होते हैं, तो हर 30 घर के लिए एक वहाँ पर कॉमन टैप लगा हुआ है एक कॉर्नर में। और उस टैप में बोरवेल से दिन भर में 2 बार 20-20 मिनट के लिए पानी आता है। और जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को एक बार में 3-3 बाल्टी भरने की इजाज़त है। और उसी पानी से वो कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं, पीते भी हैं, बर्तन धोने का काम भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और गर्मियों के दिन में क्या होता है कि पानी की रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है। तो उस समय ऐसा होता है कि कभी किसी एक परिवार को पानी मिल पाता है तो दूसरे को नहीं मिल पाता, दूसरे को मिल पाता है तो तीसरे को नहीं मिल पाता। और लोगों को हमेशा घंटों इंतजार करना होता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वाटर टैंकर आएगा और उससे उन्हें कुछ पानी मिल पाएगा। तो ये सिचुएशन हम लोगों ने देखा चेन्नई में 4 अलग अलग जगहों की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चेन्नई में लोगों के लिए वाटर सप्लाई का पोजीशन सही नहीं है, बहुत ही तकलीफ भरा है, बहुत ही तकलीफदेह है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो ये बात तो है ही, हम सब लोगों के लिए इस धरती पर अगर जीना है तो पानी तो मिलना ही चाहिए, पानी के बिना जीवन ही नहीं। यहाँ क्या, अगर हमारे एस्ट्रोनॉट्स, हमारा स्पेसक्राफ्ट, हमारे रॉकेट्स साइंटिस्ट के द्वारा दूसरी ग्रहों पर भेजे जाते हैं या वहाँ का ऑब्जर्वेशन नोट करने की बातें होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे लुक फॉर वाटर। वो वहाँ पर पानी के निशान ढूंढते हैं। और अगर पानी है
तो क्या होता है कि देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, वहाँ पर उस ग्रह पर जीवन हो सकता है। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड फॉर हेल्थ। Water is essential for life and for good health. Not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related diseases. India has one of the largest number of cases of diseases such as diarrhea, dysentery, cholera. Over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, reportedly die every day because of water related diseases. So these deaths can be prevented if people have access to safe drinking water. तो बच्चों मैंने क्या पढ़ा अभी कि भारत में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पानी से संबंधित हैं। उसमें क्या क्या है? डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलरा जिसे हैजा भी कहते हैं। ये बताया जा रहा है कि लगभग 1600 भारतीय, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे होते हैं, उन बच्चों की उम्र 5 साल से कम की होती है, वो रोज़ मरते हैं इन्हीं पानी से संबंधित अलग अलग बीमारियों से, जिसका नाम लिया जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, ये सब चीज़ें। तो अगर 2 मिनट को गौर करें तो हमारे देश में ये जो पानी पीने से, गंदा पानी पीने या पानी की कमी से होने वाली जो मौत है हर रोज़, ये तो कोरोना से भी मरने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हमारे देश में इन लोगों के लिए पीने के पानी की सही व्यवस्था होती, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट होता, दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड, इन्हें रोका जा सकता था। तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कितना ज़रूरी है। ये हमारी रोज़ की ज़रूरतें, कपड़े धोना, पानी पटाना, नहाना, इन सब की ही ज़रूरतें पूरी नहीं करता। ये हमारे लिए उतना ही वाइटल है जितना सांस लेना, जितना खाना खाना है ना। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो हमारे संविधान में तो इस चीज़ का प्रोविज़न है कि ये एक तरह का फंडामेंटल राइट है कि लोगों को पीने का पानी मिले, राइट टू वाटर। और ये आर्टिकल 21 में मेंशन भी है। दिस मीन्स दैट it is the right of every person of India, every citizen of India, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfill his her daily needs at a price that she can afford. In other words, there should be universal access to water. तो जैसे वोट डालने का अधिकार सबको है, चाहे धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, देश के किसी भी इलाके में रह रहे हों, सो सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो। हमारे देश के सारे नागरिकों को साफ साफ पानी पीने के लिए मिले, इस चीज़ का भी अधिकार संविधान से मिला हुआ है ना। सो राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो देश के सारे नागरिकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सही दर पर, सही खर्च पर पानी मिलना ही चाहिए। There have been several court cases in which both the high courts and the Supreme Courts have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. More recently, in 2007, the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on letter written by a villager of Mahbub Nagar district on the contamination of drinking water. The villager's complaint was that a textile company was discharging poisonous chemical into a stream near his village, contaminating groundwater, which was the source for irrigation and drinking water. The judges directed the Mahbub Nagar district collector to supply 25 liters of water to each person in the village. तो चूंकि अभी हम लोगों ने बात की कि संविधान में राइट टू लाइफ के साथ साथ ही राइट टू वाटर भी है ही, कि सब लोगों को सुरक्षित और साफ पानी पीने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए। और बार बार हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को, इस नियम को उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है, मजबूती से रखने की कोशिश की।
यहाँ बताया जा रहा है कि अभी अभी 2007 ईस्वी की बात है जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोबारा इस चीज़ को कहा। और कैसे कहा कि जब महबूब नगर जिले में रहने वाले एक गांव के निवासी ने हाई कोर्ट में कंप्लेन किया, केस फाइल किया। उसने केस फाइल किया एक टेक्सटाइल कंपनी के खिलाफ में, जिसके बारे में उसका कहना था कि उस टेक्सटाइल कंपनी से, फैक्ट्री से हर रोज जहरीला पानी, जहरीला केमिकल वाला पानी पास के एक झरने में डाला जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। और वो जो झरना है वो उस गांव के लिए जो ग्राउंड वाटर मिलता है उसका सोर्स है। तो अगर झरने का पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रहा है, इट मीन्स दैट द ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो बीइंग कंटेमिनेटेड। इसी चीज़ को लेकर के उसने केस किया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने ये डायरेक्शन दिया था, एक ऑर्डर दिया था महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को कि वो वहाँ के लोगों के लिए 25-25 लीटर पानी हर रोज देने की व्यवस्था करें। यहाँ एक छोटी सी क्लिपिंग देख रहा हूँ मैं कि राइट टू वाटर इंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज। ये बात यूनाइटेड नेशंस में भी कही गई है राइट टू वाटर के तौर पर, है ना। सो पब्लिक फैसिलिटीज, यही नाम था ना हमारे चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम था पब्लिक फैसिलिटीज, आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं, ठीक है, जनता को मिलने वाली सुविधाएं। सो लाइक वाटर, देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज। क्लास 7th में आप लोगों को बताया गया था। तो 2 ऐसी फैसिलिटीज के बारे में बताया गया था जिसका नाम था हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स and colleges that are also necessary. These are known as public facilities. तो अब बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि ये चैप्टर शुरू होते समय में भी मैंने इस तरीके की कुछ बातें कही थी। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ही कहना चाहूँगा कि ये सारी जो पब्लिक फैसिलिटी है ये हमें क्यों मिलनी चाहिए। सरकार हमें मुफ्त में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। सरकार है क्या? सरकार एक तरह का मैनेजमेंट सिस्टम ही तो है, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल तक अपने नेटवर्क के जरिए टॉप टू डाउन बॉटम स्ट्रक्चर में, हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह से ऊपर से लेके नीचे तक फैला हुआ है। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की असली जिम्मेवारी क्या है? उनकी असली जिम्मेवारी यही तो है कि उनके नागरिकों को, उनके लोगों को, सिटीजन्स को, एवरी सिटीजन, उसे प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और क्यों मिलनी चाहिए? बिकॉज वी आर द पीपुल हु पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल, जिस जमीन पर घर बनाते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। सड़कों पर अगर हमारी गाड़ियां चलती हैं, वी हैव टू पे रोड टैक्सेज ऑल्सो, उसके लिए भी। अगर हम लोग काम करके पैसे कमाते हैं, वी गेट सैलरी, वी गेट इनकम, तो हमें इनकम टैक्स भी देना होता है, ये भी हम सरकार को पे करते हैं। वट एवर थिंग्स वी हैव टू बाई, वी नीड टू बाई फ्रॉम सुपर मार्केट और लोकल मार्केट्स। किसी भी दुकान से, कहीं से भी अगर हम सामान खरीदते हैं तो उसमें भी हमें टैक्स पे करना होता है। अगर हम होटल में रहते हैं, वी हैव टू पे द सर्विस टैक्स। सरकार को हम लोग बहुत सारे टैक्सेस देते हैं और सरकार को इस टैक्सेस के कलेक्शन के बाद में इसका प्रॉपरली यूज करके हमें पब्लिक फैसिलिटी और स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी ही चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करती, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है, तो वापस हम लोग चैप्टर में आते हैं। The important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. Public, private. प्राइवेट फैसिलिटी किसी एक परिवार, एक आदमी के लिए हो सकती है। पब्लिक फैसिलिटी कॉमन होगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक सोसाइटी को, एक कॉलोनी को, एक डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करने की बात होगी, है ना।
So its benefits can be shared by many people. For instance, a school in a village will enable many children to get educated. Similarly, the supply of electricity to an area can be useful for many people. Farmers can run pump sets to irrigate their fields. People can open a small workshop that run on electricity. Students will find it easier to study, and most people in the village will benefit in some way or the other way. तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज करें कि कोई स्कूल है किसी गांव में, तो उससे क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, गांव के सारे लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है तो उससे क्या क्या चीज़ें होंगी, किसान पंप सेट चला करके अपने खेतों की सिंचाई कर सकता है, लोग अपना वर्कशॉप खोल सकते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाई जा सकती हैं, है ना। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस तरीके से गांव या शहर के सारे लोग जिस एरिया में बिजली जा रही है वो किसी न किसी तरीके से इसका फ़ायदा उठाएंगे अपने हित में, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ द गवर्नमेंट्स रोल। मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही कहा था ना कि पब्लिक फैसिलिटीज़, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ बहाल करने की जिम्मेवारी, सप्लाई करने की जिम्मेवारी, डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सरकार की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सरकार को ये करना ही चाहिए बिकॉज वी द पीपुल वी हैव टू पे टैक्सेज, हम लोगों को टैक्स पे करना होता है और ये सरकार उसी टैक्स से चलती है। सो गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इम्पॉर्टेंट, someone must carry the responsibility of providing these to the people, and this someone is the government. This someone is the government. ये वही सरकार है, ये someone जिसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज अपने लोगों को दे, हम लोगों को दे। One of the most important functions of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone. Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. तो अब हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे कि क्यों और कैसे, और सिर्फ सरकार की ही ये जिम्मेवारी बनती है, सरकार से जुड़े हुए तंत्र की जिम्मेवारी भी बनती है कि वो सब लोगों को पब्लिक फैसिलिटी अवेल करवाएं। यहाँ एक छोटा सा स्नैपशॉट्स में देख रहा हूँ बाईं तरफ में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14. Equality in the schooling facilities available to all children is an important aspect of the right. However, activists and scholars working on education have documented the fact that schooling in India continues to be highly unequal. तो हालांकि भारत के संविधान में ये गारंटी किया गया है राइट टू एजुकेशन कि हर 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, उसे शिक्षा दी जानी ही चाहिए, है ना। लेकिन ये बातें कहने की हैं, लिखने की हैं, बड़े बड़े भाषणों में दोहराने की है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है, महसूस किया, और अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, गांव में जाओगे तो दिख जाएगा कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 6 से 14 साल का हर बच्चा स्कूल जा रहा है। अगर कुछ बच्चे जा रहे हैं तो कई सारे बच्चे, और ख़ास तौर पर वहाँ लड़कियों के साथ में, गर्ल चाइल्ड के केस में ऐसा है कि उन्हें लड़कों के बराबर नहीं माना जाता और उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। और ये कहीं से भी तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये एक पेनफुल मैटर है। We have seen that the private companies operate for profit in the market. You read about this in the chapter on the story of a shirt in your class 7th book. क्लास 7th की बुक में स्टोरी ऑफ ए शर्ट है, जहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि कैसे प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के लिए मार्केट में काम करती हैं। उस चैप्टर का भी जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा या मैंने कर रखा है, उसका भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूँगा ताकि आप उस चीज़ को रिकॉल कर सकें कि वाई प्राइवेट कंपनीज, वाई एंड हाउ प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट. So in most of the public facilities there is no profit to be had. For example, what profit can accrue to a company for keeping the drains clean or running
an anti-malaria campaign, a private company will probably not be interested in undertaking such work. तो जैसा कि हमने कहा कि प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, वो काम ही करते हैं मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसे में अगर प्राइवेट कंपनी को ये काम दिया जाए कि वो एंटी मलेरिया कैंपेन चलाए, मच्छरों की दूर भगाने के लिए नालियों की सफाई का काम करे, है ना, तो प्राइवेट कंपनी ऐसा काम क्यों करेगी? वो ऐसा काम हाथ में ही नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें उसे कहीं से भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादातर पब्लिक फैसिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो है वो ऐसी ही हैं जिसमें कहीं से भी प्रॉफिट होने की गुंजाइश है नहीं, तो प्राइवेट कंपनियां इसीलिए इस काम में नहीं आती। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, private companies may well be interested. We have many of these, particularly in large cities. Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. In such cases, private companies provide public facilities but at a price that only some people can afford. Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. If we go by the rule that people will get as much as they can pay for them, many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. तो ये जो अभी हम लोगों ने बात की कि मलेरिया एंटी मलेरिया कैंपेन के बारे में, नालों की सफाई के बारे में, कि कोई प्राइवेट कंपनी इस तरह के काम में हाथ नहीं डालती क्योंकि उन्हें प्रॉफिट होने का स्कोप कम से कम रहता है, ना के बराबर होता है। लेकिन कुछ और भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, इसमें प्राइवेट कंपनीज इंटरेस्टेड हो सकती हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े शहरों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर बिजली प्रोवाइड करने के लिए, पानी प्रोवाइड करने के लिए टैंकर की फैसिलिटी, सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बोटल्स, इस तरह के काम में प्राइवेट कंपनियां हाथ डालती हैं और उन्हें सरकार से इसके बदले में सही सही कीमत, सही सही कंपनसेशन भी दिया जाता है। लेकिन ये जो सर्विस होती है प्राइवेट कंपनियों की, ये थोड़ी महंगी सर्विस होती है और ये उन्हें ही मिल पाती है who can afford to pay for the same, जो उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। जो उसके लिए पेमेंट नहीं कर पाते, उन्हें इस सुविधाओं से वंचित होना होता है और इस तरीके से वे सारे लोग एक अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं कि वो एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। सो द गवर्नमेंट नीड्स play an active role in providing adequate access to proper health facilities for the entire population. This includes the eradication of preventable diseases like polio as shown in the picture. तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि सरकार कई जगहों पर कुछ एक कामों को इसी तरीके से, इस तरह के पब्लिक फैसिलिटी वाले कामों को प्राइवेट कंपनीज को दे देती हैं कि भाई तुम्हें इस एरिया में ये काम करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी ज़रूरत ही क्यों है? Why government fails to provide public facilities to all and everyone? ऐसा क्या है सरकारी तंत्र में कि सरकार इस काम में फेल हो जाती है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को नहीं दे पाती एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन प्राइवेट कंपनीज फॉर द सपोर्ट सिस्टम, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक सोचने वाली बात है, इसके बारे में डिटेल में मैं कभी बाद में बात करूँगा। ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की, सरकारी तंत्र की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसकी बदहाली के बारे में, उसकी अकर्मण्यता के बारे में इशारा करती हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रॉपरली टैक्स जमा करते हैं और उस टैक्स के बदले में हमें ये सर्विसेज मिलनी चाहिए, ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो सरकार इसमें फेल क्यों होती है? क्यों सरकारी अधिकारी, क्यों सरकारी कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करते? उन्हें सैलरी तो पूरी पूरी मिलती है ना। तो इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, आगे जरा सा इस चैप्टर में देखते हैं। सो क्लियरली दिस इज नॉट ए डिजायरेबल ऑप्शन। पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। एनी मॉडर्न सोसाइटीज रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड so that people's basic needs are met.
So the right to life that the Constitution guarantees is for all persons living in this country. The responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government. तो इन चीज़ों से ये स्पष्ट है कि अगर कहीं पर प्राइवेट कंपनी के द्वारा कोई पब्लिक फैसिलिटी ऑफरिंग सही व्यवस्था के रूप में ऑफर की जा रही है, भले ही वो उसके बदले में चार्ज करती है, तो क्यों दूसरी जगहों पर लोगों को सफ़र करना होता है और सरकार वहाँ के लोगों के लिए ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाती? क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि ये सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज देना सरकार की ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये लोगों की बेसिक नीड्स है। तो सरकार अगर ये गारंटी करती है संविधान में लिख करके द राइट टू लाइफ, तो उन्हें ये सारी की सारी सुविधाएं देश में सारे जगहों पर सारे नागरिकों को प्रोवाइड करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और स्नैपशॉट देखते हैं कि वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़, कि सरकार को इन सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, जनरेट करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो इसके जवाब में भी वो बातें दिखेंगी जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या बताया था मैंने? कि वी हैव टू पे टैक्सेस, उसी को डिटेल आउट किया गया होगा, अभी देखते हैं। सो एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द expenses the government has made on its programs in the past year and how much it plans to spend in the coming year। तो हर साल हम लोग फरवरी मार्च के महीने में सुनते हैं ना कि संसद में बजट पेश किया जाता है, और ये बजट क्या होता है? ये एक लेखा जोखा होता है, ये एक हिसाब ही तो होता है जिसमें सरकार ये बताती है कि सरकार ने जो अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग स्कीम लॉन्च किया था, उसके लिए उसने कितने पैसे एलोकेट किए और कितने उसमें से खर्च किए गए पीछे के सालों में, और कितना ये आगे के सालों में खर्च करने वाली है। सो इन द बजट the government also announces the various ways in which it plans to meet these expenses. The main source of revenue for the government is the taxes collected from the people. So you have to mind the line. I am repeating the line again one more time. इसे ध्यान से सुनो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है the main source of revenue for the government is the taxes collected from the people. सरकार के रेवेन्यू का, सरकार के पास पैसे आने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? वो हम लोगों के द्वारा दिए जाना वाला टैक्स है। मेरे द्वारा, तुम्हारे पापा के द्वारा, किसानों के द्वारा, जितने भी लोग हैं उनके द्वारा दिया जाने वाला टैक्स। और सरकार का काम क्या है कि वो इस टैक्स को इकट्ठा करके सही तरीके से इन प्रोग्राम्स को चलाने में खर्च करे। फॉर इंस्टांस, टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज़ टू इनकर cost in pumping water, carrying it over long distances, laying down pipes for distributions, treating the water for impurities, and finally collecting and treating wastewater. It meets these expenses partly from the various taxes that it collects and partly by charging a price for water. So this price is set so that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. तो अभी ये चीज़ बताया गया ना कि जैसे सपोज करते हैं कि सरकार का काम है वाटर की सप्लाई, लोगों तक, आम जनता तक पानी की सप्लाई पहुंचाना। तो सरकार क्या करती है? सरकार को इस काम में खर्च होंगे, उसे पंपिंग स्टेशन लगाना होगा, लंबी दूरी तक ले जाने के लिए उसे पाइपलाइन डालना होगा, वाटर को ट्रीट करना होगा उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, और फिर उसे किसी टैंक में भी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो बचा हुआ गंदा पानी है उसे भी किसी और जगह पर ले जाना होगा, और इस तरह के सारे कामों को करने के लिए सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खर्च तो आएगा ही आएगा ना, चाहे काम सरकार करे या प्राइवेट कंपनी करे। लेकिन सरकार को क्या है कि सरकार के पास में इस चीज़ के लिए पैसे आते हैं हमारे टैक्सेस से। इसके साथ साथ में ही जैसे बिजली के लिए सरकार ने कुछ रेट फिक्स किया हुआ है और पर यूनिट हमें पेमेंट करना होता है एवरी मंथ,
उसी तरीके से जहाँ जहाँ सरकार ने नलके के पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है वो वाटर बिल भी जनरेट करती है और लोगों से पानी के बदले में पैसे लेती है। बस सरकार को एक और काम यहाँ पर करना होता है कि वो इतना पानी लोगों को प्रोवाइड करने का एश्योरेंस देती है ताकि लोगों की डेली नीड्स पूरी हो सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इस स्ट्रक्चर को, इस व्यवस्था को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना। यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर दिया गया है जिसमें एक पाई चार्ट के जरिए दिखाया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे कैसे खर्च करती है। ठीक है, सरकार के पैसे की स्पेंडिंग को इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। मैं देख रहा हूँ कि जो हेड्स हैं, इंटरेस्ट है, डिफेंस है, सब्सिडीज है, इकोनॉमिक सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज है, ग्रांट है, असिस्टेंट्स है ना, पुलिस पर खर्च है, अदर्स में भी खर्च दिया गया है। तो ये बड़ा अच्छा चार्ट है। इस चार्ट को लेकर के मैं आगे भी चर्चा करूंगा और एक बार जब मैं इसका फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूंगा तब भी मैं चर्चा करूंगा। ये चार्ट मैं फिलहाल लेक्चर में भी डाल रहा हूँ। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग दिया गया है अमू और कुमार के बारे में जब ये दिल्ली में घूम रहे थे, दिल्ली में नहीं चेन्नई में घूम रहे थे, है ना। और जब इन लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि चेन्नई की अलग अलग लोकेशंस पर वाटर सप्लाई की क्या शॉर्टेज है, तो अमू बोलती है कि डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन साइडापेट वेयर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स, आई वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट। अमू बोलती है कुमार से कि क्या तुमने ध्यान दिया कि साइदापेट में जो सड़कें थी उसमें बम्पर्स मतलब ऊंचे नीचे गड्ढे बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। तो ज़रा सोच करके देखो कि रात में लोग इन सड़कों पर चलते कैसे होंगे। तो कुमार बोलता है कि व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन ए स्लम। वो कहता है कि तुम झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में इससे बेहतर क्या उम्मीद कर सकती हो। तो अमू कहती है कि व्हाई शुड स्लम्स बी लाइक दैट, शुड नॉट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज। कि स्लम्स की हालत, झुग्गी झोपड़ियों की हालत ऐसी क्यों है, क्यों वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई हैं। सवाल तो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि स्लम्स के लोगों के बारे में भी पढ़ा था हमने ना कि वो 6 से 650 रुपये पर मंथ अपना रूम रेंट देते हैं। रूम रेंट नहीं, हट रेंट, झुग्गी झोपड़ी का भाड़ा देते हैं। तो अगर पेमेंट्स आर देयर, अगर टैक्स दिया जा रहा है, रेंट दिया जा रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज मस्ट बी डिप्लॉयड देयर, वो तो वहाँ होना ही चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सरकार की है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कुमार क्या बोलता है, आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज, दे आर द पीपल हु पे टैक्सेज। तो कुमार कहता है कि मेरे ख्याल से पब्लिक फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कॉलोनियों के घरों में रहते हैं और जो टैक्स देते हैं। तो अमू बोलती है कि व्हाई डू यू से दैट स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन्स एंड दे हैव राइट्स टू। तो वो कहती है कि भाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं वो भी तो नागरिक हैं और इफ दे आर सिटीजन्स दे हैव राइट्स टू, उनके पास में भी अधिकार तो होने ही चाहिए। तो कुमार बोलता है कि अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिन वे, कि अगर सरकार ऐसे काम करेगी, इनको भी सुविधाएं देगी तो सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। तो अम्मू फिर क्या बोलती है कि वेल इट हैज़ टू फाइंड ए वे, कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन ए स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो अम्मू कहती है कि समझ गई, लेकिन इसका भी एक कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ज़रा सोच करके देखो कि इस तरह के स्लम में रहना कितना मुश्किल होगा जहाँ सड़कें नहीं हो, पानी नहीं हो, बिजली नहीं हो। तो अब यहाँ पर कुमार कुछ बोल नहीं पाता। अमू, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज मेनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट these rights are protected so that everyone can lead a decent life। तो अमू आखिर में ये बातें बोल करके ख़त्म करती है कि हमारा संविधान ये बात जानता है, समझता है और उसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार के जैसा ही है।
तो अगर सरकार ये बात जानती है तो सरकार को इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैं इस चैप्टर को अभी पॉज करता हूँ। आगे हम लोग फिर से इस चैप्टर को पेज नंबर 112 से रिज्यूम करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा सा है और ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसको इसी तरीके से डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है। तो ठीक है बच्चों, आप वेट करेंगे। इस लेक्चर का एक और कंटिन्यूएशन वाला सेक्शन होगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं इसके बारे में बाकी का हिस्सा कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाम है न्यू एज कोचिंग। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।